हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी। क्लास 11th की ज्योग्राफी चल रही है। चैप्टर 3 चल रहा है, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 है आज का। ये चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र के बारे में हम आज जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने ऊपर पढ़ लिया था अपवाह तंत्र में जो प्रकार होते हैं, प्रतिरूप होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। जैसे कि जालीनुमा प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप, अभिकेंद्री प्रतिरूप और वृक्षानुमा प्रतिरूप, ये हमने पढ़ा है। आज हम भारत के जो अपवाह तंत्र में हैं उनके बारे में इस चैप्टर में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 बड़ी भू आकृतियों इकाइयों का नाम लिया गया है। उसमें क्या हो गया, पहला देखिए हिमालयी अपवाह। अब हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें कौन कौन सा है, तो हिमालयी जो अपवाह है उसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी का द्रोणियाँ जो हैं शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ क्या हैं, तो 12मासी हैं, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर हैं। मतलब बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पिघलता रहता है गर्मियों के दिनों में, इसलिए ये नदियाँ क्या हैं, 12मासी। 12मासी मतलब 12 महीना इसमें जल भरा रहता है। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटी बनाती हैं। वी आकार की घाटी, इस तरह की घाटियाँ बनाती हैं और बीच से गुजरती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी। इसको वी आकार की घाटी कहते हैं। छिपिकराएँ और जलप्रपात भी बनाती हैं। जलप्रपात आप लोगों को पता है, और छिपिकराएँ आप देख सकते हैं। ये जो सीन दिख रहा है आपको, इसी को छिपिकराएँ कहते हैं। ठीक है। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलैक्यते मध्य, मतलब अपने साथ जो भी मलबा लेके आती हैं, जो है बालू कण जो लेके आती हैं, उनका क्या करती हैं, निक्षेपण करती हैं। कहाँ पे, तो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने पे। तो निक्षेपण करने से भी बहुत सारी आकृतियाँ बनती हैं। कह रहा समतल घाटियों, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदी का क्या है, कार्य है। इसमें क्या होता है, गोखुर झील बनती है, बाढ़ से जो मैदान बन जाते हैं, और गुम्फित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर क्या बनाते हैं, तो डेल्टा बनाते हैं। अब इसमें देखिए कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों को हुआ, गोखुर झील कैसे कहते हैं। जैसे नदी जब ऐसे चलती है, ठीक है, तो अपने मार्ग को कभी कभी क्या करती है, बदल देती है। तो ये जो चीज़ हैं यहाँ से कट करके न होकर के सीधा फिर बहने लगती है। तो ये एक जल भराव जो है बीच में छिड़ जाता है, जो गाय के खुर के समान हो जाता है, एक निर्माण हो जाता है झील की। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम गोखुर झील बोलते हैं। बाढ़कृत मैदान आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। बाढ़ आता है तो बहुत क्षेत्रों में क्या होता है, मिट्टी पट जाता है, मिट्टी भर जाता है, मिट्टी का जमा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बाढ़कृत मैदान कहते हैं। और गुम्फित जो वाहिकाएँ होती हैं, किस तरह की वाहिकाएँ, तो गुम्फित वाहिकाएँ। वाहिकाएँ अभी छिपिकराएँ आपने पढ़ा है, तो जो वाहिकाएँ होती है, जैसे नदी है तो इसकी सहायक नदियाँ भी क्या करती हैं, वाहिकाओं के काम करती हैं। तो नदी क्या होती है, कई भागों में बंट जाती है। जैसे यहाँ से भी बंट रही है, इसी के कुछ शाखा इधर हो गई, कुछ शाखा इधर हो गई, तो ये क्या हो गई, नदी वाहिकाएँ हो गई। कह रहा है हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में ये किस तरह का है, तो सांप के आकार का, सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और अपना रास्ता क्या करती है, बदलती रहती है। कहाँ पे, तो मैदानी क्षेत्र में। अब कोसी नदी जिसे क्या कहते हैं, देखिए एक ऑब्जेक्टिव है, कोसी नदी को क्या कहते हैं, तो बिहार का सुख कहते हैं। क्यों, सैरो ऑफ बिहार क्यों कहते हैं, तो ये अपना मार्ग क्या करती है, बदलती रहती है, और इसके लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में क्या करती है, अवसाद लाती है और मैदानी भागों में जमा करती है। और जो मैदान, जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी आई, मैदानी क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश की, तो अपने साथ जो भी ये मलबा लेके आती है, इसको जमा करने लगती है, और जमा करती है तो इसके मार्ग में क्या होता है, रुकावट पैदा होती है। फिर ये मार्ग क्या करती है, अपना बदल लेती है, इधर बदल लेगी या इधर बदल लेगी। तो ये जिस मार्ग में बदलेगी उधर क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, वहाँ जनधन की हानि हो गई। वही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है।
इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, वह परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोच सकते हैं? समांतर नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है, ये आपको अपने दिमाग से बताना है। अब हिमालयी पर्वतीय अपवाद तंत्र का विकास क्या है उसके बारे में देख लीजिए। तो हिमालय पर्वत नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में जो क्या है 2.4 करोड़ से लेकर के 50 लाख वर्ष को क्या कहते हैं, तो मायोसीन कल्प कहते हैं। 2.4 करोड़ से लेकर के और 50 लाख वर्ष पहले तक के युग को मायोसीन कल्प कहा गया। उस समय क्या था, तो एक विशाल नदी थी। क्या थी? एक ही विशाल नदी थी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया। मतलब मायोसीन युग में एक ही नदी थी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया। हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी ये, और अंत में निचले पंजाब के पाक सिंधु खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। कहाँ बहती थी? तो पाक और असम के क्षेत्र में बहती थी, पंजाब तक बहती थी, और निचले पंजाब के जो पाक सिंध की खाड़ी है उसमें अपना पानी क्या करती थी? विसर्जित कर देती थी। अब कह रहा है कि इसका प्रमाण आप 2006 की जो पुस्तक भौतिक भूगोल उससे आप देख सकते हैं, अध्याय 2 में। अब शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गुलासमो, कांग्लोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी जो है 3 मुख्य अपवाद तंत्रों में बट गई। जो मायोसीन युग में, मायोसीन कल्प में, यानी 2.4 से लेकर के 50 लाख वर्ष पहले ये जो मायोसीन कल्प में इंडो ब्रह्म नदी थी, ये क्या हो गई? 3 मुख्य अपवाहों में बट गई, जिसको क्या कहते हैं? पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में क्या हो गई? गंगा हो गई, और उत्तर में क्या हो गई? उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। अब विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः कब हुआ? तो प्लीस्टोसीन काल में हुआ। हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटवार पठार जो दिल्ली रिज के उत्थान कारण हुआ, यह सिंधु क्षेत्र व गंगा अपवाद तंत्र के बीच जल विभाजक बन गया। कौन? तो दिल्ली और रिज जो है ये सिंधु और गंगा के बीच में क्या बन गया? तो जल विभाजक का कार्य करता है। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में क्या हुआ? राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, जो मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप है, अधिक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो परिवर्तन हो गया, यही मालदा गैप के कारण जो राजमहल और मेघालय को अलग कर दिए और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। इस तरह से तो हमने पढ़ा जो है हिमालयी अपवाह तंत्र। अब इसके नदियों के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 नदियाँ आती हैं। कौन की? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आइए बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। कारण हिमालय अपवाद में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं। कौन कौन सा? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का देखते हैं। यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणी में से एक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, और भारत में इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितना है फ्रेंड्स? तो 2880 किलोमीटर, और भारत में यह 1114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम की नदी है। सबसे पश्चिम की नदी कौन सी है? तो सिंधु है। इसका उद्गम कहाँ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखुरचू के निकट एक हिमनद है से होता है, जो कितना है? तो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान कहते हैं। तिब्बत में इसे को क्या कहते हैं? सिंगी खम्बान कहते हैं, अथवा इसको शेर मुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से जो है यह उत्तर से पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बल्तिस्तान से गुजरती लद्दाख श्रेणी को काटते हुए नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। मानचित्र में इसे आप देख के रेखांकित कर सकते हैं। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो क्या है? तो हिमालय से निकलती हैं। इसमें कौन कौन सी है? शयोक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, सिगार है, गास्टिंग है और द्रास। ये सब क्या है? तो सिंधु की सहायक नदियां हैं।
अतः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी में इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियों में कौन सी हैं दाहिने तट पर जो मिलती हैं? तो खुर्रम है, तोची है, गोमल है, बोबुआ है और संगर है। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट, इसको कहते हैं मिठानकोट, ठीक है, कहाँ है? तो पाकिस्तान है, के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। पंचनद मतलब 5 नदियाँ, जो पंजाब की 5 नदियाँ हैं, यानी मिठानकोट के पास ये सब नदियाँ क्या होती हैं? जाकर के सिंधु में मिल जाती हैं। कौन कौन सी? तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। झेलम जो है श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर बसा है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में कहाँ होती है? गिर जाती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बनती है। भारत में सिंधु कहाँ बहती है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपाद में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। अब देखिए, जो झेलम नदी है, जो इस पर श्रीनगर जो है बसा है, उसके किनारे, ये कहाँ से निकलती है? तो बेरीनाग झरने से निकलती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने पहले यह नदी श्रीनगर और बूलर झील से बहते हुए यह एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी है। यह चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। चेनाब किससे बनती है? तो चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलान से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब को चंद्रभागा का एक नाम है, याद रखिए आप लोग। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। और रावी देख लीजिए, रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। रावी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी से निकलती है और रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से वह सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग और धौलाधार के बीच प्रदेश में प्रवाहित होती है। ब्यास देख लीजिए, ब्यास जो है सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो समुद्र तल से कितना है? तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास कुंड है, वहाँ से ब्यास नदी निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारंगी महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ हरी के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। कहाँ मिलती है? सतलुज नदी जाकर मिलती है। सतलुज नदी जो 5वीं नदी है, देख लीजिए। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकस ताल, देखिए सतलुज कहाँ से निकलती है? तो राकस ताल से निकलती है, जहाँ इसे लांगचेन खबाम के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के क्या समानांतर उसके साथ साथ बहती है और रोपण में एक महाखंड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपिकला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। कौन सा? सतलुज नदी। सतलुज नदी पे ही क्या बना है? भाखड़ा नांगल परियोजना। एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हमने अभी सिंधु नदी तंत्र पढ़ा। आइए गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। अब देखिए, अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है और 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जब गोमुख से निकलती है तो इसको क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काट कर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है और देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती है, और इसको जब मिल करके, जैसे देखिए ये भागीरथी है और ये अलकनंदा है, और जब आ करके यहाँ पर मिलती है तो यह स्थान को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। और यहीं से जब आगे बढ़ती तो गंगा कहते हैं, इसको गंगा कहते हैं। ये आपकी जो है अलकनंदा है और ये जो आपकी भागीरथी है, ठीक है। अलकनंदा नदी का स्रोत कहाँ से है? तो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद है। अलकनंदा देखिए सतोपत हिमनद से निकलती है और वहीं जो है भागीरथी गंगोत्री से निकलती, गोमुख से निकलती है।
ये अलकनंदा धौली और विष्णुधुंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जेसी मठ व विष्णुप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी क्या है? तो पिंडार नदी है। इससे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर से, फिर दक्षिण पूर्व और फिर पूर्व की ओर बहती। अंत में यह दक्षिणी मुखी होकर दो जल वितरकाओं, कौन कौन सी? तो भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। कहाँ पे? तो जब बंगाल के पास पहुँचती हैं वहाँ पे कह रहा है। इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में कितना? तो 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है कि सबसे ज़्यादा है गंगा नदी किस राज्य में अपनी दूरी बनाती है? तो ऑप्शन आपका होगा उत्तर प्रदेश। कितना? 1450 किलोमीटर। अब कह रहा है कि गंगा द्रोणी केवल भारत में क्या 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह भारत की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। पूछता है जी क्वेश्चन में कि सब भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो गंगा नदी। आपका ऑप्शन क्या होगा? गंगा नदी। जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12मासी अनित्यवाही नदियाँ, दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल हैं। सोन नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण जो है, यानी जैसे गंगा यहाँ से आ रही है तो इसके एक तरफ जो है बाएं तट से नदियाँ होंगी, ठीक है, और दूसरा जो है दाहिने तट से नदियाँ होंगी जो आकर इसमें मिलती हैं। तो वही कह रहा है कि बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अब देखिए गंगा नदी के नाम पर एक परियोजना चल रहा है जिसका नाम क्या है? नमामि गंगे परियोजना। यह 2014 जून से केंद्र सरकार चला रही है और इस जो है परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, नदी किनारे का विकास किया जाए, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता को बढ़ाया जाए, वनीकरण किया जाए, जन जागरूकता फैलाया जाए, औद्योगिक अपशिष्ट जो कचरा निकलता है उसको निगरानी की जाए और गंगा ग्राम मतलब योजना ये बना करके इतने कार्य किए जा रहे हैं। यमुना जो है गंगा की जो है सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना। यह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग जो इलाहाबाद है, गंगा में इसका क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। यानी यमुना जो है प्रयागराज इलाहाबाद में इसमें आकर के मिल जाती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय पठार से जो निकलने वाली कौन सा है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो हैं दाहिने तट पर मिलती हैं, जबकि हिंडन जो है, रिंद और सेंगर, बौड़ा आदि नदियाँ इसके बाएं तट पर मिलती है। हिंडन जो है देखिए गाजियाबाद जो है हिंडन शहर के किनारे बसा हुआ है। पूछ लेता है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर तथा आगरा नहर में आता है। अब इनका जो सिंचाई जो है पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी नहर जो है आगरा में इसके जल का उपयोग किया जाता है। उन राज्यों के नाम लिखिए जो यमुना नदी द्वारा अपवाहित हैं। अब जो भी आप जान ही रहे हैं जो राज्य हैं, यमुना जो है आगरा में बहती है, आप लोगों को पता है, तो आगरा तो हो ही गया। उत्तर प्रदेश का राज्य जो है, उत्तर प्रदेश का जो शहर है। अब चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। देखिए गांधी सागर बांध किस पे बनाया गया है फ्रेंड्स? तो चंबल नदी पे बनाया गया है और कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलापुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। गंडक नदी जो है दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। गंडक किससे बनती है? तो काली गंडक और त्रिशूल धारा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ पे? तो बिहार के चंपारण जिले में। और पटना के निकट जो सोनपुर में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? तो ये आपकी गंडक नदी। घाघरा नदी कह रहा है मापा चाचुंग हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों की जलग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी, जिसको काली या काली गंगा कहते हैं,
इससे मैदान में मिलती है। अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कौन? तो घाघरा नदी छपरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। सब जो है घाघरा जो है, गंडक जो है, ये किसकी सब सहायक नदियाँ हैं? तो गंगा की। कोसी क्या है? तो एक पूर्ववर्ती नदी आपने पढ़ा कि जो इसको बिहार का शोक कहते हैं, जिसका स्रोत क्या है? तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा और वह निकलती है नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व में तमूर कोसी मिलती है और उन नदी से मिलकर यह सप्तकोसी बनती है। रामगंगा देख लीजिए। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो रामगंगा के बालू में ही सोने की जो है कणें पाई जाती हैं और कह रहा है कि यह कन्नौज के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। अब जो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना में बस में किया गया है। तो दामोदर नदी को क्या कहते हैं? तो बंगाल की शोक के नाम से भी इसको जाना जाता है। शारदा या सरयू नदी देख लीजिए, का उद्गम जो है नेपाल हिमालय में मिलाल हिमनद में है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाई कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी के एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। सोन कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से निकलती है और पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई नदी पटना में पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब विश्व की सबसे बड़ी नदियों में कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। उद्गम क्या है इसका? तो कैलाश के पास मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से। यह पूर्व दिशा में क्या करती है? अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी तिब्बत में कितना दूरी तय करती है? 1200। जहाँ इसे क्या बोलते हैं? सांगपो। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? शोधक। सांगपो का मतलब क्या होता है? शोधक। तिब्बत के रांगो सांगपो के दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा बर्मा जो पर्वत है के निकट एक गहरे खंड का क्या करती है? निर्माण करती है। यह एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपाद में यह सिसंग या दिसंग के नाम से भी जानी जाती है। हिमालय का जो गिरिपाद है, मतलब जो निचली छोर है हिमालय का, वहाँ पे इसको सिसंग या दिसंग के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। कहाँ? तो सदिया कस्बे के निकट अरुणाचल प्रदेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? दिबांग और सिकांग और लोहित से मिलती है और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक हो गया। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य नदियाँ आकर के मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख नदियों में देखिए क्या है? तो बूढ़ी दिहंग है, धनसरी है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी में सुबनसिरी, कामेंग, मानस व सुकोस है। सुबनसिरी जिसका उद्गम कहाँ है? तिब्बत में। यह क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी के बारे में बता दें फ्रेंड, यानी हिमालय से पहले की जो नदियाँ हैं उनको क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। हिमालय की उत्पत्ति से पहले जो नदियाँ बहती थीं उन्हीं को क्या कहते हैं? तो पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण में बहती हुई बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। अब बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता क्या है? कि बाढ़ आता है, मार्ग में परिवर्तन करती है और तटों के आसपास अपरदन करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका अधिकतर सहायक नदियाँ क्या हैं? तो बड़ी हैं और इनके जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज का चैप्टर हम यहीं क्लोज करते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूरतमंदों को शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।